हाय एवरीवन, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। गाइस, आज हम जो है इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ये टफ लग रहा है थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा इजी लेवल के इजी टाइप क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी हमने पहले ही करा रखे हैं, सारे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर आप कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल पे नहीं हैं, तो यकीन मानिए मेरिट इन्हीं क्वेश्चंस से बनेगी। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको मेरिट तक ले जाएंगे, मेरिट में आपको जगह दिलाएंगे। तो इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चंस कराती हूँ कि जिनका लेवल इम्प्रूव हो चुका है तो उनके लिए ये हार्ड टफ क्वेश्चंस में आगे वो बढ़ें, और जिनका लेवल अभी इतना बिगिनर्स हैं, इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पड़ी हुई हैं, जो कि थोड़ा सा जिनका लेवल थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा डाउन कहेंगे, ज़्यादा डाउन नहीं कहेंगे। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जो कि थोड़ा सा टफ होगा और जो थोड़ा सा नॉर्मल होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट की जो हैं पड़ी हुई हैं, लिंक पड़ी हुई हैं, इनको आप वहाँ से सारे वीडियोस अवेल कर सकते हैं। और जो कोर्स वीडियोस हैं वो भी वहाँ पर पड़े हुए, वहाँ से वो भी अवेल कर सकते हैं। प्लस आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की रियासत समिति का अध्यक्ष था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो कौन था? तो अगर हम बात करें रियासत समिति अध्यक्ष, जो रियासत समिति का अध्यक्ष की बात करें, तो ये थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें कि ये किस समिति के अध्यक्ष थे, तो जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये थे किसके, जो संघ संविधान समिति, संघ संविधान, और दूसरा क्या था इनका, एक थी इनकी जवाहरलाल नेहरू की संघ संविधान और दूसरी थी संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति। ये इन दोनों के जो है अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो ये किसके थे? जो सरदार पटेल थे ये प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति, ये इसके जो है अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ये रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन ने राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? 42वां, 92वां, 42nd एंड 52nd एंड 62nd या 70? कौन से ने जो है दल बदल, जो ये दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो 52nd अमेंडमेंट था, इसी में ये प्रयास किया गया। जो 52वां संविधान संशोधन है, ये होता कब है? ये 1985 में होता है। 1985 में ये किया जाता है, और इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है संविधान। उसमें अनुसूचियों में एक और अनुसूची जुड़ जाती है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसके अंतर्गत की दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया, मतलब प्रावधान रखे जाते हैं। तो ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और दल बदल को नियंत्रित करने का कानून इसमें बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1945 को सीधी कार्यवाही दिवस क्यों मनाया था? तो ऑप्शन है मुस्लिमों के विभिन्न गुटों में एकता स्थापित करने के लिए, या अंतरिम सरकार में
मुस्लिमों के ये क्या है, मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का विरोध करने के लिए। और तीसरा है पाकिस्तान के निर्माण की मांग को उभारने के लिए, या अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस के साथ एकबद्धता अभिव्यक्त करने के लिए। तो कौन सा इसमें जो है सीधी कार्यवाही दिवस क्यों मनाया, कौन सा सेंटेंस इससे संबंधित है, एक बार फिर देख लेते हैं। मुस्लिमों के विभिन्न गुटों में एकता स्थापित करने के लिए, या अंतरिम सरकार में मुसलमानों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का विरोध करने के लिए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का विरोध करने के लिए, या पाकिस्तान के निर्माण की मांग को उभारने के लिए, या अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस के साथ एकबद्धता अभिव्यक्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, पाकिस्तान के निर्माण के लिए, मांग को उभारने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो है जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की बात कही थी, और इन्होंने कहा था कि जो है पाकिस्तान हम लेकर रहेंगे और लड़के लेंगे पाकिस्तान, ऐसे इन्होंने बोला था। अब डायरेक्ट जो है एक्शन का काम वो टाइम आ गया है और अब हमें एक्शन यानी कि कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो ये इससे संबंधित है, पाकिस्तान की मांग को उभारने के लिए। अगले देखते हैं। जो दो सूचियां हैं इनको आपको सम्मिलित करके कोड का प्रयोग करके सही आंसर देना है। तो पहला है कटौती प्रस्ताव, और दूसरा है गिलोटिन, तीसरा है मत विभाजन, चौथा है व्यवस्था का प्रश्न। यहाँ पर है निर्णय पर पहुँचने की पद्धति। तो कटौती प्रस्ताव के द्वारा ये तो होगा नहीं, बजट में प्रस्तावित कोष को कम करने की मांग, कटौती प्रस्ताव पहला हो जाएगा, यानी कि दूसरा पहला जो है ऑप्शन ए जो है दूसरे से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे। गिलोटिन क्या हो जाएगा, गिलोटिन में क्या होता है कि सभी अगर जो है टाइम बीत चुका है तो सभी बहस को समाप्त करके निर्णय पे पहुँचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा, नंबर 1 यहाँ आ जाएगा 1। और अगला क्या है मत विभाजन। तो मत विभाजन में क्या होता है, बहस की समाप्ति हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मत विभाजन 3, बहस की यहाँ पर 3 हो जाएगा। और व्यवस्था का प्रश्न में आ जाएगा 5वां आपका संविधान अथवा प्रक्रिया संबंधी नियमों के प्रवर्तन अथवा व्याख्या के लिए प्रार्थना या निवेदन। तो यहाँ पर आ जाएगा 5वां 2135 ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के 16 अनुच्छेद जो 16 अनुच्छेद हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबद्ध हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहाँ से कहाँ तक है, ये भाग 4 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये दिए गए हैं, और 36 से 51 तक हैं। ये कहाँ तक है, पहले इसी को देख लेते हैं। भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं, और कहाँ से कहाँ तक है, ये 36 से 51 के बीच में है। तो ये कितने हैं टोटल, ये हो गए जो है 16 अनुच्छेद टोटल हैं, जिनमें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से संबद्ध हैं। तो कौन कौन से हैं ये जो है नीचे दिया गया है, इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं, जो सही नहीं है वो बताना है। पहला है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का संगठन करना। तीसरा है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करना। चौथा है ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण। तो आगे यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद यहाँ पर 47 हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 47। तो कौन सा है, पहला जो है ये काम का न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये 42 के अंतर्गत आता है कि जो न्यायसंगत काम की न्यायसंगत दशा हो और मानवोचित दशा हो, और साथ में जो लेडीज़ की प्रसूति सहायता, ये सब भी उपलब्ध कराना है। तो 42 के अंतर्गत।
और अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ये स्वायत्त इकाइयाँ दी गई थी जो कि अब पूरी भी कर दी गई हैं। 73 और 74 अमेंडमेंट करके पंचायतें और नगर पालिकाएँ बना दी गई हैं। तो ये 40 में दिया गया था जो कि अब पूरा भी किया जा चुका है। तो अनुच्छेद 40 इससे संबंधित है, स्वायत्त इकाइयों से। जबकि ऐतिहासिक अभिरुचि तथा जबकि ये लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा जो लोक स्वास्थ्य का सुधार करना और मादक पेयों पर और जो हानिकारक औषधियाँ होंगी उन पर प्रतिबंध संबंधित है, ये 47 से, अनुच्छेद 47 से संबंधित है। तो ये तीनों ही जो है सुमेलित हैं। और चौथा क्या है, ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण। तो यहाँ है अनुच्छेद 50, तो यही नहीं सुमेलित है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि अनुच्छेद जो 50 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या दिया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें जो है ये प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा जाएगा, राज्य ऐसा जो है प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 50 में ये चीज़ दी गई है, तो ये जो नहीं है। जबकि ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक का संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद जो है 49 है, उसके अंतर्गत दिया गया है कि ये राज्य का दायित्व होगा कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी सबकी रक्षा करें। अनुच्छेद क्या है, 49। तो ये हो जाएगा 49 के तहत और ये हो जाएगा जो है 50 के तहत। तो ऑप्शन डी ही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होता है। अगला है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा और संघ राज्य क्षेत्र की वह संस्था जो विधायिका के रूप में कार्य कर रही हो। यानी कि राज्यसभा की विधानसभाएं और जो क्या होगा, राज्य क्षेत्र जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी वो संस्थाएं जो विधायिका के रूप में कार्य करती हों, क्योंकि वहाँ वो तो होती नहीं विधानसभाएं। तो उनके जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमी मत द्वारा किया जाता है। किनका चुनाव? जो राज्यसभा के ये प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव, निर्वाचन इनके ऐसे किया जाता है। तो अब इसमें बात आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा है गलत। ये आपको यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है। यहाँ पर ये जो है दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। दोनों कथन सही हैं क्योंकि 4वीं अनुसूची के द्वारा जो है क्या होता है कि ये प्रतिनिधियों द्वारा ये जो स्थानों का आवंटन होता है 4वीं अनुसूची के द्वारा होता है। और आगे जो है ये भी दूसरा सेंटेंस भी सही है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी देख लेते हैं। पहली क्या है, पहली अनुसूची किससे है? राज्य तथा संघ तथा राज्य या संघ तथा राज्य से है। दूसरी क्या है? दूसरी ये संबंधित है किससे? ये आ जाती है वेतन से, वेतन भत्ते आ जाते हैं इसमें, वेतन भत्तों से संबंधित है। और तीसरी की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है शपथ, ये शपथ से संबंधित है। और ये चौथी है आपकी, ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, राज्यसभा की सीटों से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये इस पर हमने एक ट्रिक बना करके डाल रखा है वीडियो, वो आप देख सकते हैं, तो पूरी अनुसूची आपको समझ में आ जाएंगी वहाँ से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति या अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। नीचे दिए गए कोड के अनुसार आप जो है सही उत्तर चुनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे सेंटेंस सही हैं। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था तो इसकी विशेषताएं यही थी कि प्रांतीय स्वशासन होगा और राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए थे और केंद्रों में द्वैध शासन
जो है शुरू कर दिए गए थे और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण यानी कि सांप्रदायिक जो है मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वहाँ पर निर्वाचन वगैरह होने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो यहाँ पर सभी सही हैं। द्वैत शासन था और प्रांतीय सुशासन था, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, केंद्रों में द्वैत शासन की शुरुआत और जो है सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलने लगा था। तो ये सारे भी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? प्लेटो, हॉब्स, रूसो, ग्रीन। तो कौन माना जाता है? तो ये जो रूसो महोदय थे ये जो है दोनों के ही माने जाते हैं। इनमें क्या है, समाजवाद, तानाशाही और लोकतंत्र सभी के बीच विद्यमान है। क्या है, अगर हम कभी लोकतंत्र तानाशाही आकर के समाजवाद पूछ लें तो भी आपको ध्यान रखना है इनमें क्या क्या, समाजवाद और लोकतंत्र और क्या है, तानाशाही। इन तीनों के ही, इनके विचारों में इन तीनों के ही बीच जो है विद्यमान है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी है। जबकि प्लेटो क्या है, प्लेटो राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को प्लेटो ने मनुष्य का जो है क्या, एक बृहद रूप माना है। राज्य मानव का बृहद रूप है, ये इनका मानना है। जबकि जो हॉब्स हैं, ये हॉब्स जो हैं निरंकुश राजतंत्र का ये समर्थन करते हैं और जो इनका समझौता है वो एक पक्षी है और राजा इन शर्तों में बंधा हुआ नहीं है। सिर्फ जनता एक ही आधार पर राजा को हटा सकती है। इनका राजा निरंकुश है, राजा जो है सभी कानूनों से ऊपर है, लेकिन एक आधार पर सिर्फ ये हटा सकती है कि जब राजा स्वयं प्रजा की क्या है, प्राण लेने शुरू कर दे या उनके प्राणों की रक्षा न कर पाए, तब उस आधार पर जो है हटा सकती है। और ग्रीन महोदय की अगर हम बात करें तो ग्रीन महोदय क्या है, ये सकारात्मक उदारवाद के जनक, इनको सकारात्मक उदारवाद इसके ये जनक माने जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कानून का शासन या विधि की उचित प्रक्रिया या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या परंपराएं। तो जो हमारा भारतीय संविधान में है, इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस पर जो है आधारित है, क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का जो है कहीं पर बात नहीं की गई है और जो है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना लिया गया है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ न्यायपालिका को कहाँ से मिलती हैं? जो विभिन्न व्याख्याएं की इन्होंने, जो विभिन्न तरह के ये इन्होंने वो किए, आदेश दिए, आख्याएं दिया और निर्णय दिए, उन्हीं से इनको जो है प्राप्त होता है। जो अगर हम बात करें कि सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 और 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित है। अगर हम देखें कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निहित कहाँ है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ है? जो अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 32 और 226, इनके अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इनमें क्या है, निहित मानी जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ, इन्हीं अनुच्छेदों में निहित मानी जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इन अनुच्छेदों की कि अनुच्छेद कहते क्या हैं। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये कहता है कि जो है मूल अधिकारों से जो असंगत होंगे, यानी कि जो मूल अधिकारों को जो के अनुरूप जो कानून नहीं होंगे और जो इन अधिकारों को कम करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएंगे। जो ये सारी विधियां हैं जो कि मूल अधिकारों को कम करती हैं या मूल अधिकारों के प्रतिकूल हैं, वो सारी विधियां जो हैं शून्य हो जाएंगी। विधियां यानी कानून जो बने होंगे वो शून्य हो जाएंगे और ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, यानी कि जो न्यायालय है तो इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके इसे
क्या कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर वो मूल अधिकार से असंगत रखती हैं तो अवैध घोषित कर सकते हैं। और 32 के अगर हम 32 की बात करें कि 32 क्या कहता है, तो इधर आ जाते हैं नीचे। 32 क्या कहता है, 32 कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, एससी क्या है, ये रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। और हम 26 की बात करें, 226, तो इसमें क्या है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो जो है रिट जारी करता है, कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की रिट ये भी जारी करता है, और ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो कौन कौन सी रिट है, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और अगला है उत्प्रेषण, और क्या है, निषेध। इनके इंग्लिश भी आनी चाहिए, कभी कभी ऐसे पूछते हैं ये। तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश का हो जाएगा मैंडमस हो जाएगा जो है परमादेश का। अधिकार परीक्षा का हो जाएगा क्यू वारंटो हो जाएगा इसका, अधिकार परीक्षा का। और देखते हैं उत्प्रेषण का हो जाएगा सर्टियोरारी, और निषेध का हो जाएगा प्रोहिबिशन, ये हो जाएगा निषेध का। तो ये 5 प्रकार की रिट्स जो हैं दोनों न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, और इनके अनुसार जो है मौलिक अधिकारों की रिस्टोर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो है क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है, इस पे आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है 10 क्या कह रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती, या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती, या न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यदि हम बात करें कि संसदीय शासन व्यवस्था में कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरी एक खास बात क्या होती है कि शक्ति संलयन का सिद्धांत कार्य करता है, किसका, यहीं पर लिख लेते हैं, शक्ति संलयन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, संलयन का सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। जबकि जो है अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, तो कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, किसमें, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, कार्यपालिका किसके, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम दूसरी एक मेन बात करें कि यहाँ पर जो है शक्ति का कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो यहाँ शक्ति पृथक्करण, ये दोनों खास विशेषताएं हैं दोनों ही व्यवस्थाओं की। यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है, किसमें, अध्यक्षात्मक में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना था? पॉल ब्रास ने, मायरन मीनर ने, या केसी वियर ने, और या जोनिंग्स ने। तो किसने कहा, तो ये कहा गया था पॉल ब्रास के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और पॉल ब्रास जो है वाशिंगटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर थे, और
इन्होंने 1961 में क्या किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन किया था, और ये बातें उन्होंने उसी अध्ययन के दौरान इन्होंने कही थी। कब किया था? 1961 में जो है अध्ययन किया था इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का। ठीक है, तो पॉल बॉस द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था। आगे देखते हैं। गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है युद्ध, शांति, मानवाधिकार या वातावरण। किससे संबंधित है ये? तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो गैरेट हर्डिसन थे, इनके द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है वातावरण से संबंधित है। इसमें इन्होंने बेसिकली कहा क्या है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का विचार जो है ये 1968 में देते हैं, और इस सिद्धांत में ये स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण सामान्य संसाधनों की रक्षा नहीं करते हैं, जबकि जो है सामान्य संसाधन होते हैं ये इनकी रक्षा सबके हित में है। बिना इनकी रक्षा के सबका हित जो है संभव हो ही नहीं सकता है। तो सामान्य संसाधनों की रक्षा संबंधी अध्ययन के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार जो है मिला था किसको? पॉलिनर जो आस्ट्रम को दिया गया था। लेकिन ये 2009 में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? पॉलिनर आस्ट्रम इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार जो ये सामान्य संसाधन है इस पर पुरस्कार, सामान्य संसाधन के अध्ययन पर, सामान्य संसाधन के अध्ययन पर जो है इनको मिलता है। अगर हम देखें जो गैरेट हर्डिसन थे, तो ये सामान्य संसाधन होते क्या हैं? तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये पर्यावरण है। क्या है? जो सामान्य संसाधन की बात इन्होंने की है तो ये पर्यावरण से संबंधित है। इनका मानना है कि जो है ये पर्यावरण की रक्षा सबको करनी चाहिए, इसी में सबका निहित जुड़ा हुआ, इसी में सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो इन्होंने इसको क्या बोला कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यानी कि ये सामान्य हित है, सबका सामान्य संसाधन है और उसमें सामान्य सबका हित भी जुड़ा हुआ है। एक बराबर सभी का हित है और सभी के वो संसाधन भी हैं, तो सभी को उनकी रक्षा, उनकी देखभाल, उनका संरक्षण करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं इन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में बताई गई, जो कि वातावरण, पर्यावरण से संबंधित है। चलते हैं आगे। और ये एक अलग बात है कि सामान्य संसाधन जो है इस पर जो है क्या हुआ? पॉलिनर जो आश्रम थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला 2009 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विस्तार से परिनिरीक्षण करता है? कौन करता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, व्यय की प्रवर समिति या वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति? कौन करता है? तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लोक लेखा समिति होती है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विस्तार से परीक्षण करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात आई है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कभी ये भी पूछ लेता है। तो जो लोक लेखा समिति है ये सीएजी के जो है प्रतिवेदन है इनकी जांच करती है ना, इनकी जो है जांच करती है। और क्या होता है, ये 1 साल के लिए बनती है, 1 साल के लिए गठित होती है। ठीक है, एक ये हो गया इसका फैक्ट। और दूसरा क्या है, इसमें टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 कहाँ से होते हैं? 15 होते हैं कहाँ से होते हैं? 15 होते हैं लोकसभा से, और जो बचे हुए 7 होते हैं ये हो जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो है इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। तो ये मेनली जो कैग होता है उसके जो प्रतिवेदनों की जांच करती है। और 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ये इसके बस इतने ही जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसका मेन काम क्या है? बजट में कटौती करना, बजट में कटौती ये है। और इसका जो है गठन कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, सदस्य।
30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा को इसमें मिल जाता है अंडा, यानी कि वहाँ से कोई सदस्य नहीं होता। ये भी 1 साल के लिए ये भी गठित की जाती है। तो इसके क्या हो गए मेन फैक्ट प्राक्कलन समिति के हो गए। बजट में कटौती करना इसका मेन काम है। 30 सदस्यीय समिति होती है, लोकसभा के सारे सदस्य यानी कि लोकसभा के द्वारा गठित की जाती है, तो सारे सदस्य इसमें लोकसभा के ही होते हैं। 1 साल इसका जो है कार्यकाल होता है। तो ये 2 मेन समितियाँ थी, देख लिया है। चलते देखते हैं आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है। विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ, या अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और आपको क्या करना है, ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं, कौन से सही कौन से गलत है, कोड का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। तो इसमें जो है अगर देखो तो जो ये 249 है, इसके द्वारा आप सबको पता है, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति जो है संसद को इसमें मिलती है। संसद की शक्तियों की बात होती है। तो सिर्फ यहाँ पर दूसरा सही है, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर डी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ सिर्फ दूसरा सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। 249 के द्वारा राष्ट्रीय हित के राज्य का कोई यदि विषय राष्ट्रीय हित का है तो उस पर संसद जो है विधि बना सकती है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपुष्ट किया गया था। तो कौन सा था, A.K. गोपालन, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती मामले में, या गोलकनाथ मामले में। तो यहाँ जो है केशवानंद भारती मामले में ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो केशवानंद भारती वाद में 1973 में क्या है, एक निर्णय आया था कि जो मूल ढांचे के प्रश्न पर व्याख्या हुई थी इसमें, कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होगी, मूल ढांचे से संबंधित इसमें बात हुई थी। और यही बात जो है, यही मूल ढांचे का इसी को कहाँ किसमें पुष्ट किया गया, मिनर्वा मिल्स के मामले में इसको दोबारा जो है पुनः अभिपुष्ट किया गया। तो जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता है। तो जो है मतलब कितनी अवधि से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। तो यहाँ 4 मास है, 5 मास है और 6 मास है, 8 मास है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो एक बैठक की अंतिम तारीख से और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक की जो है पहली तारीख से के बीच में क्या होता है, 6 मास से अधिक जो है अंतर नहीं होगा। अगला देखते हैं। किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। यदि संसद राष्ट्रीय हित में इस आशय का संकल्प पारित करती है, यदि उच्चतम न्यायालय संसद को आवश्यक सत्ता प्रदान करता है, या यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य सूची का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है, या यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर किसी विषय को राज्य सूची से संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये वाला, कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य सूची का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद जो है उस पर जो है क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। आगे देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा, या संसदीय अधिनियम द्वारा, या भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन द्वारा। तो ये संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कि जो है तो संसद जो है न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी संसदीय अधिनियम द्वारा, यानी संसद में विधि पारित करके किया जा सकता है, संसद के द्वारा
जा सकता है, संसद को अधिकार है इस मामले में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के 73वें यानी कि 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो यहाँ पर कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, दोनों या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दूसरा ये आपका सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, जबकि पहला गलत है। पहला का गलत क्यों है कि जो 243 है, इसके 243 के टा में जो है ये बताया गया है कि पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के उपबंध हैं, और जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो पहला कथन आपका यहाँ गलत हो रहा है, दूसरा हो रहा है सही। आगे देखते हैं, लोक हितवाद की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन है, संविधान के संशोधन के माध्यम से, न्यायिक पहल द्वारा, या राजनीतिक दलों द्वारा, या संसदीय अधिनियम के द्वारा। तो न्यायिक पहल द्वारा जो है लोक हितवाद की व्यवस्था भारत में प्रारंभ की गई थी, और जिसको हम PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको जो बेसिक टर्म है वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये कभी वैसे ही पूछ लेता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करेंगे और जो है कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर आपको देना है। तो विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती, परंतु वह शेष अवधि तक ही काम करेगी। दूसरा सेंटेंस है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, परंतु पिछड़े वर्ग के लिए, जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं उनके लिए नहीं आरक्षित हैं। तो ऑप्शन ए सही, जो केवल एक पहला जो है सेंटेंस सही है, या दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है आपका दोनों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो पंचायतें अगर विघटित होकर के गठित हो रही तो शेष अवधि तक ही काम, जितना उनका यानी कि टाइम बचा हुआ है उसी पे जो है काम करेंगी। और दूसरा क्या है कि अभी तक जो है पंचायत में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ सही हो रहा है कि दोनों सेंटेंस सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था? बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने, या प्रशासनिक सुधार आयोग ने, या सरकारिया आयोग ने? तो अगर हम बात करें कि जो है ये स्थानीय वित्त आयोग का किसने सुझाव दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था, लेकिन उस समय जो है ये लागू नहीं हो पाया था, इसकी सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी थी। और जो स्थानीय वित्त ने अपना संवैधानिक स्वरूप 1992 में ग्रहण किया। जो स्थानीय वित्त है, स्थानीय वित्त आयोग है, तो इसने क्या किया, अपना स्वरूप 1992 में जो है ग्रहण किया था। 1992 में जो है क्या हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था स्थानीय निकायों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए 73वां और नगर पालिकाओं के लिए 74वां। तो उसी के अंतर्गत इसको भी जो है संवैधानिक दर्जा स्थानीय वित्त को भी दे दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर हम बात करें कि जो है बलवंतराय मेहता ने जो है ये पंचायती जो राज जो थे इसमें कितने प्रकार की कितने स्तर पर जो है पंचायती व्यवस्था की सुझाव दिए थे?
तो इन्होंने दिए थे त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया था, और इन्होंने दिया था द्विस्तरीय, यानी कि 2 स्तर पर इन्होंने दिया था द्विस्तरीय। तो इनकी जो है, इनको उसको फॉलो किया गया है। ग्राम पंचायत और जो है मंडल और जिला पंचायत 3 स्तर पर जो है चल रहा है। सरकारी आयोग क्या है? राज्य केंद्र राज्य संबंध के विषय में ये बात करता है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये। और ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया है? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग या राजमन्नार आयोग? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। जो ये राजमन्नार आयोग किस तमिलनाडु सरकार ने स्थापित किया था? किसने? तमिलनाडु सरकार द्वारा ये जो है गठित किया गया था। और इसमें वही केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो है इस आयोग को कुछ सॉल्यूशन या सिफारिशें देने के लिए वहाँ पर बिठाया गया था। इसने कुछ सिफारिशें भी दी थी, इसके सॉल्यूशन थे। उसमें से एक ये था कि राष्ट्रपति के पद को जो है समाप्ति का सुझाव दिया था इसने। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किसमें की गई? अनुसूचित जाति ST SC के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण की सुविधा उनको दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q में, या अनुच्छेद 243V में, या जो है अनुच्छेद 243S में, या अनुच्छेद 243D में? तो हम यदि बात करें तो ये दिया गया है अनुच्छेद 243D या अनुच्छेद 243 घा, कुछ भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 243 घा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है इसी में इनको आरक्षण दिया गया है, प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है इसकी नियुक्ति का उद्देश्य पूछ रहा है। तो उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकलाप की जांच, या न्यायाधीशों को प्रशिक्षण या विधि व्यवस्था में सुधार? कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ जो है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा। उच्चतम स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चन लिए थे और कवर कर लिए हैं। हमने मिलके जो है प्रैक्टिस कर ली है। और आप लोग जो है अब रेगुलर हो जाएं, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो MP वर्ग 1 का मेन एग्ज़ाम है, यानी कि सेकंड एग्ज़ाम है, ये हो सकता है जल्दी आपको सुनाई पड़े और इसका स्तर जो है ऊंचा रहता है। तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और प्लस आप प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस भी है, और थोड़ा सा जिनका लेवल थोड़ा सा कम है वैसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस के वीडियोस देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।